सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। पिछले लेक्चर में हमने जैसा देखा था कि हम भारत के तटीय प्रदेश और द्वीप समूह को देख रहे थे और हमने ये कहा था कि अगले लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है कुल, वो है लगभग 7516.6 किलोमीटर। ठीक, और चूँकि क्लोजेस्ट ऑप्शन डी है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के राज्यों में से गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। और कितनी है ये है 1214.7 किलोमीटर। ठीक, और चूँकि तटरेखा की बात चल रही है तो तटरेखा से रिलेटेड कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। सबसे पहले, तटरेखा पर कुल 9 राज्य हैं और कितने यूटी हैं? 4 यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और 4 यूटी कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली, और उसके बाद नीचे आ जाइएगा इस साइड तो क्या मिलेगा? लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह, और फिर पुदुचेरी। ठीक, ये 4 क्या हो गए? यूटी हो गए। चलिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है वो है तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक, और आपको पता होगा कि ये जो डिवीज़न है ये यूएन क्लॉज के अंतर्गत ये निर्धारित है। अब यूएन क्लॉज पे पिछले शायद प्रीलिम्स 2021 या 22 में यूपीएससी ने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो एक बार हम इसको यूएन क्लॉज के थोड़े से कन्वेंशन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे जो डायग्राम नज़र आ रहा है, ये क्या है? यूएन क्लॉज ने एक डिवीज़न किया था कि समुद्र में बेसिकली कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से देश गाइड होंगे। ठीक है, तो इस बार एक बार इसको ऐसे समझिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएन क्लॉज क्या है। यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक, न्यूयॉर्क यूएसए में। अच्छा, अब ये ट्रीटी जो है ये इन्फोर्स कब हुई, मतलब कब से एक्शन में आई? तो ये आई है 1994 में। और 1994 में कब आई? जब इसका 60वां मेंबर गुयाना ने क्या किया? इस ट्रीटी को रेटिफाइड कर दिया। रेटिफाइड करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पुष्टि कर देना। ठीक है, जैसे साइन तो सब लोगों ने कर दिया कि हाँ ठीक है ये भाई अच्छी बात है, लेकिन उसको पुष्टि करने का मतलब होता है कि हम अपने यहाँ उससे रिलेटेड बातें करेंगे, अपने संसद में, अपने जहाँ भी लॉ मेकिंग बॉडी है वहाँ पे बात करेंगे, सब लोग मान जाएंगे कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो इस क्लॉज में ऐसा था, यूएन क्लॉज में, कि जब तक 60 देश रेटिफाई नहीं करेंगे ये ट्रीटी एक्शन में नहीं आएगी। तो जैसे ही 60वां देश गुयाना ने इसको रेटिफाई किया, ये एक्शन में आ गई, 1994 से इन्फोर्स्ड हो गई, लागू हो गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत इसका मेंबर है? तो हाँ बिल्कुल है, भारत इसका एक एक्टिव मेंबर है। और क्या भारत ने रेटिफाई किया है? तो बिल्कुल, भारत ने रेटिफाई किया है 1995 में। ठीक, तो ये क्या है? ये तो थोड़ा से इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में? यूएन क्लॉज के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कही गई हैं। तो देखिए, इसमें बातें ये हैं कि सबसे पहले ये बेसिकली
डील करता है कि किस देश का समुद्र पर कितना अधिकार होगा। तो सबसे पहले एक बेसलाइन की बात होती है। जैसे ये एक द्वीप समूह है, मतलब द्वीप समूह नहीं है, ये किसी देश का कोई स्थलीय पार्ट है, समझ लीजिए इंडिया का। ठीक, अब जाहिर सा बात है कि इस स्थलीय पार्ट कहीं अंदर होगा कहीं बाहर होगा, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे बाहरी बिंदु और सबसे आंतरिक बिंदु का एक एवरेज लिया जाता है और वो उस लाइन को कहते हैं मीन लो वाटर मार्क, यानी औसत। और ये बेस लाइन इसको कह दिया जाता है कि ये बेस लाइन है। ठीक, अब बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील आगे टेरिटोरियल सी बोला जाता है। टेरिटोरियल सी का मतलब प्रादेशिक जल। प्रादेशिक जल, और ये कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल माइल तक, यानी 22 किलोमीटर में। ठीक, इसको मिटा लिया जाए। तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, ये सबसे पहले यानी यहाँ तक ये जो टेरिटोरियल सी दिख रहा है, यहाँ तक एक टर्म यूज किया था पिछली बार यूपीएससी ने, कौन सा, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। मतलब इसका मतलब ये है कि निर्दोष आवागमन की सुविधा है। किसको, सभी को, मतलब फॉरेन शिप्स को भी। ठीक, ये है वैसे आपका एरिया, ये इंडिया का एरिया कहलाएगा। ठीक है, जिस देश के भी स्थल से बेस लाइन से 12 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो उस देश का क्या कहलाएगा, प्रादेशिक जल, टेरिटोरियल सी कहलाएगा। तो इस पर पूरा जो संप्रभु अधिकार है वो उस देश का ही है, लेकिन फॉरेन देश के विसल्स को भी, शिप को भी यहाँ से गुजरने का अधिकार है। तो किस तरीके से गुजरने का अधिकार है, तो इनोसेंट पैसेज है। अब कहने का मतलब है कि इनोसेंट पैसेज यानी कि निर्दोष निर्गमन, ये क्या होता है। तो ये होता है कि देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको प्रोहिबिटेड यानी मना करके रखा गया है कि अगर आप ये करेंगे तो उसको इनोसेंट पैसेज नहीं माना जाएगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। कौन कौन सी, आप मछली नहीं मार सकते यहाँ पे। ठीक, समुद्र के जल को प्रदूषित नहीं कर सकते। यहाँ पे आप आके कोई भी वेपन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे किसी के टेरिटोरियल सी में घुस के और यहाँ मिसाइल फायर करने लगिए और एटम बम का विस्फोट करने लगिए, ये नहीं कर सकते। उसके बाद जासूसी नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ तक कि अगर यहाँ से कोई सबमरीन क्रॉस हो रही है तो उस सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ेगा और अपना फ्लैग दिखाना पड़ेगा कि हम इस देश की सबमरीन है। ठीक है, ये टेरिटोरियल सी है। जाहिर सी बात है इसमें उस देश का संप्रभु अधिकार है, मतलब वो देश यहाँ के समस्त संसाधनों का भी क्या है, मालिक है। अच्छा, अब इस टेरिटोरियल सी से अगेन 12 नॉटिकल मील आगे, फिर से 12 नॉटिकल मील आगे कंटिज्यूअस जोन बोला जाता है, यानी बेस लाइन से देखें तो 24 किलोमीटर। ठीक, बेस लाइन से 24 किलोमीटर और टेरिटोरियल सी से 12 किलोमीटर आगे। अब ये क्या है, यहाँ भी जो ये देश है, इस देश का लॉ यहाँ पे लागू होता है। जो भी इसका लॉ है, ठीक है, वो लागू होगा। ठीक, ये अपना कोई भी नियम यहाँ पे लागू करा सकता है कंटिज्यूअस जोन तक। ठीक, कितने में, 4 एरिया में। कौन कौन से एरिया है वो है कस्टम, टैक्स, इमिग्रेशन और पॉल्यूशन। ठीक, यानी कि टैक्स और कस्टम, इसको क्या बोलते हैं, कस्टम को आव्रजन शायद। टैक्स मतलब कर, इमिग्रेशन का मतलब जो होता है ये जो लोग आ जाते हैं माइग्रेट करके, प्रवासन और प्रदूषण। ठीक, इन चारों में इस देश का जो भी नियम है वो कंटिज्यूअस जोन तक लागू होगा। ठीक, अब सवाल ये है कि क्या यहाँ भी इनोसेंट पैसेज है, तो हाँ बिल्कुल है। इनोसेंट पैसेज जब यहाँ है तो यहाँ भी होगा। ठीक, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस जोन को यानी कंटिज्यूअस जोन को हॉट परस्यूट का जोन बोला जाता है। हॉट
परस्यूट, मतलब कि तेज़ी से खदेड़ा जा सकता है, भगाया जा सकता है। किसको? फॉरेन शिप को। कब? जब ये इन चारों क्षेत्रों के लॉ का क्या करें? उल्लंघन करेंगे, तो ये देश इनको तेज़ी से खदेड़ सकता है, भगा सकता है अपने एरिया से। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जोन ऑफ हॉट परस्यूट, की ये तेज़ी से खदेड़ने वाला जोन है। ठीक है, ये कंटिज्यूअस जोन हुआ। कंटिज्यूअस जोन के बाद क्या है? उसके बाद आपको मिलेगा, अच्छा, कंटिज्यूअस जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ मंडल। समीपस्थ मंडल। ठीक। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कहाँ से? बेस लाइन से। ये डायग्राम थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिए यहाँ पे, यहाँ से बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील या फिर 370 किलोमीटर, ये सब बेस लाइन से बता रहा हूँ। तो 200 नॉटिकल मील या फिर 370 किलोमीटर का जो जोन है उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक। यहाँ पे क्या है? इस देश को संसाधनों के एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि संसाधनों की खोज करना, उनका यूज करना, इन सब का अधिकार है। साथ ही साथ वैज्ञानिक रिसर्च जो है, वैज्ञानिक अनुसंधान, इनको भी यहाँ पे कैरी कर सकता है ये देश। ठीक। इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, एक और टर्म आता है, वो टर्म कौन सा है? उसको बोलेंगे आर्किपेलेजिक वाटर। ये कुछ नहीं है, ये बस यही है, जो इंटरनल वाटर आपको दिख रहा है इसी का नाम है क्या? आर्किपेलेजिक वाटर। ठीक है। इसमें भी कहने का मतलब है कि इसमें भी इनोसेंट पैसेज है, मतलब फॉरेन की जो शिप हैं जिससे भी गुजर सकती हैं, लेकिन अगर ये स्टेट चाहे, ये देश चाहे तो क्या कर सकता है? इस पर पाबंदी भी लगा सकता है। ये अंतर है। ठीक। तो ये था हमारा यूएन क्लॉज का पूरा मतलब जो भी डिटेल है रिक्वायर्ड। ठीक है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। तो ये देख लिया हमने कि भारत का प्रादेशिक जल यानी टेरिटोरियल वाटर कहाँ है? तट से 12 समुद्री मील तक। ठीक। आगे चलते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो यह भी हमने देखा, 9 राज्य लगे हैं। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न तो मतलब रह ही गया, वो ये है कि मान के चलिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूएन क्लॉज में, उसमें है कि EEZ तो 200 नॉटिकल मील तक है। इसके आगे का क्या प्रोविज़न है? तो देखिए, इसके आगे का जो समुद्र का एरिया है उसको हाई सी बोला जाता है। हाई सी यानी उच्च समुद्र। ठीक है। इस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता। ये मानवता की साझी धरोहर है। मानवता की साझी धरोहर यानी ये सबके लिए है, पूरी मानवता के लिए। ठीक। ये मतलब ऐड ऑन था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कन्याकुमारी को बोलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग, ठीक, इसको जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। एक बार देखते हैं उसको, उस डायग्राम को। देखिए, ये रहा भारत का पश्चिमी तट, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक, और इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। ठीक है, ये रहा कोंकण तट। बाकी मालाबार दक्षिण में है, कोरोमंडल तमिलनाडु में है, तो ये पूर्वी घाट की तरफ आ जाएगा। और कर्नाटक तट, तो कर्नाटक तट जैसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। ये रहा कोरोमंडल तट, यानी तमिलनाडु और आंध्र के पास। ये रहा, ये तमिलनाडु का एरिया है और ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। और इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ठीक, उसके ऊपर आंध्र का मैदान है और फिर उत्कल तट है, कहाँ से? गोपालपुर उड़ीसा से लेके
और यहाँ पर जहाँ गंगा नदी अवसाद जमा करती है अपने, यानी सुंदरवन तक, ठीक, उत्कल तट। और बाय द वे इसको नदियों के आधार पर देखा जाए तो महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक। ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कोमोरिन के मध्य स्थित है? अभी हमने देखा कोरोमंडल तट, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो भारत का जो औसत समुद्र तल है वो चेन्नई से नापा जाता है, चेन्नई समुद्र तल से, मतलब चेन्नई से। नेक्स्ट, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए, तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु का क्या है? एक बंदरगाह है। ये हमने डिस्कस भी किया था जब हम पूर्वी घाट पढ़ रहे थे। तो तमिलनाडु में ये एक पोर्ट है तूतीकोरिन, यानी बंदरगाह है। उडुपी जो है, उडुपी कर्नाटक का बंदरगाह है। जंजीरा महाराष्ट्र का बंदरगाह है, यानी ये पश्चिमी घाट पर पाया जाएगा, पश्चिमी तट पर, ये भी पश्चिमी तट पर। और तमिलनाडु पूर्वी तट पर। और ओरोविले जो है, ओरोविले, ये तमिलनाडु और पुदुचेरी इनके बॉर्डर पे पाया जाता है। और इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो कहाँ आएगा? वो आता है तमिलनाडु में। अब ओरोविले के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि ओरोविले में एक आश्रम है। किसका आश्रम है वो? श्री अरविंदो का, श्री अरविंदो का, ठीक। और इसको सिटी ऑफ डान बोला जाता है, सिटी ऑफ डान, ठीक। ओरो का मतलब होता है सिटी और विले का मतलब होता है डान, मतलब सूर्यास्त टाइप का, इस तरीके का। और इस यहाँ पे आश्रम किसका है? श्री अरविंदो का। श्री अरविंदो और एक और लेडी थी, मीरा अल्फासा, मीरा अल्फासा, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? ओरोविले आश्रम की। और ओरोविले आश्रम की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी जाके रह सकता है, ठीक। यहाँ रहने के लिए किसी मतलब नेशन, यानी किसी कोई भी राष्ट्र, कोई धर्म, ये जाति सब मायने नहीं रखती। यहाँ कोई भी आके रह सकता है, बशर्ते कि उसको अपनी पर्सनल लाइफ छोड़नी होगी, ठीक है। तो ओरोविले में एक आश्रम है जहाँ पे, और यहाँ पे करेंसी भी नहीं चलती, शायद मुद्रा का कोई कंसेप्ट नहीं है इस आश्रम में, ठीक है। तो खैर, अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? वो है 1 एवं 2, ठीक है। मतलब जंजीरा और उडुपी ये कहाँ हैं? पश्चिमी तट पर हैं। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये सागर पुलिन है। पुलिन का मतलब कि सागर का पश्च जल जब स्थल में ऐसे फंस जाए तो उसको वहाँ से पुलिन झील बनती है, या मतलब तट बनते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। ये डिस्कस किया था हमने पुलिन क्या होता है वीडियो में। तो देखिए दीघा, अब बताइए कि आप दीघा कहाँ है? तो देखिए दीघा जो है वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक। गोपालपुर उड़ीसा, और कलांगुट जो है वो है गोवा में, और मरीना है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर यानी सैडल पीक स्थित है। तो सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैडल पीक है बृहद निकोबार में, ऑप्शन ए। नहीं, सॉरी, बृहद निकोबार नहीं है, ये उत्तरी अंडमान में, ठीक, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? यही है सैडल पीक, जिसको पल्यान शिखर भी बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। और अंडमान के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अंडमान निकोबार में देखिए 836 द्वीप हैं टोटल।
836 द्वीप, और इन 836 द्वीप में से 22 द्वीप जो हैं वो कहाँ हैं? वो निकोबार में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आया भी है कि इसका जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो किस पे है, तो ये हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया है, आप इसको देख लेंगे। और अभी के लिए भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ये था हमारा उत्तरी अंडमान में क्या है? सैडल पीक है, ठीक है। और दक्षिणी अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, और ये पोर्ट ऑफ कॉल श्रेणी का बंदरगाह है। पोर्ट ऑफ कॉल श्रेणी का बंदरगाह किसको कहते हैं? ये भी डिस्कस किया था हमने, ठीक। और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन डिवाइड करता है? डंकन पास। और यहीं से अंडमान 10 डिग्री चैनल जो है वो यहीं से लिटिल अंडमान और कार निकोबार इसको डिवाइड करती है। मतलब कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का डिवीजन है ये कौन? 10 डिग्री चैनल, ठीक। और फिर लास्ट पॉइंट है कौन सा? इंदिरा पॉइंट एंड पिग्मेलियन पॉइंट। किस पे है? ग्रेट निकोबार पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान को निकोबार द्वीप से। राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु जो है वो शुरू होता है धनुषकोडी से, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप ये पुलिकट झील के पास है, आंध्र प्रदेश। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में जो द्वीप हैं वो हैं 36। अब इसमें थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रॉट, एंड्रॉट या फिर एंड्रॉथ, ठीक। और सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो है अमीनी द्वीप। और सबसे दक्षिणी है मिनिकोय, ठीक। और 9 डिग्री चैनल जो है 9 डिग्री, ये मिनिकोय द्वीप को क्या करती है? अलग करती है बाकी सारे द्वीप से, ठीक। और मिनिकॉय द्वीप के बारे में एक मतलब लेटेस्ट करेंट का इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ नेवी ने अपना दूसरा क्या शुरू किया है? एक समझिए कि एक स्टेशन है, वॉच स्टेशन, जिसका नाम है क्या? INS जटायु। ये लक्षद्वीप समूह में स्थापित होने वाला दूसरा वॉच स्टेशन है। वॉच स्टेशन कहने का मतलब है कि यहाँ से समुद्र के गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी कि मतलब कौन सा देश क्या हरकतें कर रहा है, इस लिहाज से इसकी स्थापना की गई है INS जटायु की, ठीक। और पहला कौन था? पहला था INS द्वीपरक्षक। INS द्वीपरक्षक पहला है, वो अमीनी द्वीप पर है, ठीक। और INS जटायु ये किस पे है? ये है मिनिकोय पे, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और टोटल द्वीप कितने हैं? तो 36 हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, तो ये कच्छ के रण में है। नेक्स्ट, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? हमने डिस्कस किया था, ये भारत पाकिस्तान। क्या ये 27 डिग्री जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री के 27 किलोमीटर उत्तर की जो रेखा है, यही अभी क्या है? एक्चुअल लाइन है भारत पाकिस्तान में डिवीज़न की। पाकिस्तान चाहता है कि ये 23.5 डिग्री को एक्चुअल लाइन बना लिया जाए ताकि इतनी ज़मीन हड़पने को मिल जाए। और ये इतनी ज़मीन कितनी है? 9000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्वायर है। तो लालची पाकिस्तान की ये हरकतें हैं, तो भारत पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक विवाद है। नेक्स्ट, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो देखिए, भारत का बड़ा नगर मुंबई है, ठीक। नगर पूछ रहा है इसलिए मुंबई। अगर बड़ा द्वीप पूछता तो पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि मुंबई जो है वो बड़ा है, मतलब पोर्ट ब्लेयर बड़ा है मुंबई से, बट ये नगर पूछ रहा है तो मुंबई। नेक्स्ट, ये मिलाना है, ये द्वीप हैं और ये उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है। देखिए, व्यंत सयोधर ये कच्छ की खाड़ी में है। पीरम जो है वो खंभात की खाड़ी में है। और द्वारका तो पता ही है, ये कहाँ है? अरब सागर तट पे। और दीव काठियावाड़ तट पे, ठीक। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है?
पता है ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी उद्गम का है, यहाँ पे ज्वालामुखी भी है एक। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट, इसी को मुंबई का मतलब मुंबई इसी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप तो ये तो प्रवाल ओरिजिन के ही हैं। ठीक, तो बचा कौन? कैम्बे की खाड़ी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो देखिए मिनिकॉय है, अभी हमने देखा कि ये लक्षद्वीप में भी क्या है, सबसे दक्षिणी है ये, तो मिनिकॉय। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी एटॉल्स बोलते हैं इसको, कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा सबसे निकट है। ये स्टेटमेंट है कौन कौन से सही है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार में है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये गलत है क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो कम दिया गया है, करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास है ये। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ और तब से अनिष्क्रिय बना हुआ है। नहीं, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि तब से कई बार हो चुका है, मतलब कई बार मतलब 6-7 बार हो चुका है, लेटेस्ट हुआ था 2005 में, तो केवल एक सही है। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। मिलते हैं हम ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।